हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 8 की एसएसटी के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। इससे पहले मैंने इस चैप्टर की 3 वीडियोस अपलोड कर दी हैं जिसमें हमने पूरा चैप्टर जो है वो रीड करा था। आज जो है हम इसका एक्सरसाइज पोर्शन करेंगे। सो इसमें फर्स्ट जो आपका आता है वो है लेट्स रिकॉल। फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा हुआ है वो है आपको व्हाट सोशल आइडियाज़ डिड द फॉलोइंग पीपल सपोर्ट। कहने का मतलब है कौन कौन से सामाजिक आइडियाज़ जो थे वो इन जो नीचे आपको पीपल्स के नाम दिए हुए ना इनके द्वारा सपोर्ट किए गए थे। जैसे पहला जो है राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय जब हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था तो हमने देखा था राजा राम मोहन रॉय जो थे बैन ऑफ सती सिस्टम पे इन्होंने क्या किया था। मतलब ये बोला था कि सती सिस्टम को या सती प्रैक्टिस को ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, बैन ऑफ सती। उसके बाद दयानंद सरस्वती जो है इन्होंने विडो रीमैरिज का किया था कि विडो रीमैरिज जो है वो होनी चाहिए, विडोज़ को रीमैरिज करने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद है वीरा सलिंगम पंतलू। तो इन्होंने भी सेम विडो रीमैरिज का दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं ज्योतिराव फूले। तो ज्योतिराव फूले जो थे इन्होंने बोला था इक्वालिटी होना चाहिए सभी कास्ट के अमंग। ठीक है, एक समानता, सभी कास्ट जो है वो इक्वल होनी चाहिए, इक्वालिटी अमंग कास्ट्स। ओके, देन उसके बाद हमारे पास आता है पंडिता रामाबाई। तो जब हमने वुमेन राइट अबाउट वुमेन जब हमने ये वाला टॉपिक पढ़ा था तो हमने देखा था कि औरतें जो थी वो औरतों के लिए लिखना उन्होंने शुरू कर दिया था। उसमें हमने मुस्लिम वुमेन्स का भी देखा था जो कि मुस्लिम रिफॉर्मर्स थी। ठीक है, उसके बाद एक थी पंडिता रामाबाई, इन्होंने वुमेन्स की एजुकेशन के लिए सपोर्ट करा था। देन थे परियार। ठीक है, जिसको ईवी रामा स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। तो परियार जो थे इन्होंने भी बोला था कि अनटचेबल्स के साथ इक्वालिटी होनी चाहिए, उनको भी इक्वालिटी मिलनी चाहिए। उसके बाद थे मुमताज़ अली। तो मुमताज़ अली जो थे इन्होंने वुमेंस एजुकेशन को सपोर्ट किया। उसके बाद थे ईश्वर चंद विद्यासागर। तो इन्होंने भी विडो रीमैरिज के लिए क्या किया था, सपोर्ट किया था। अब हमारे पास आते हैं स्ट्रेट वेरी ट्रू और फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी हुई हैं, आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। So when the British captured Bengal, they framed many new laws to regulate the rules regarding marriage, adoption, inheritance of property, etc. Inheritance of property का मतलब होता है जैसे बाप से बेटे में, बेटे से आगे चले जाए। ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी को खानदानी आगे आगे देते जाना। ठीक है, अडॉप्शन मतलब बच्चा अडॉप्ट कर लेना जिसके घर में ना हो। उसके बाद मैरिजेस जो थी आपको पता था छोटी छोटी उम्र में शादी हो रही थी तो बैन करवाया गया था चाइल्ड मैरिज को। अब क्या बोला गया यहाँ पे कि जब ब्रिटिशर्स ने बंगाल को कैप्चर कर लिया था नवाबों से, तो उन्होंने बहुत सारे नए लॉज जो थे, नए कानून जो थे वो बनाए थे ताकि जैसे मैरिज के रूल्स को रेगुलेट कर सके। अडॉप्शन के रूल्स उन्होंने बना दिए थे ताकि उनको चलाया जा सके। इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी के लिए जो है वो भी उन्होंने बहुत सारे लॉज बनाए थे। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, ये स्टेटमेंट सही है, तो इसमें आप लिखेंगे ट्रू। ओके, नेक्स्ट आता है आपका social reformers had to discard the ancient text in order to argue for reform in social practices। तो जो social reformers थे क्या उन्होंने ancient text का सहारा नहीं लिया था कि सोशल जो भी social practices हो रही हैं उसके अंदर चेंज लाने के लिए क्या उन्होंने ancient text का सहारा नहीं लिया था, सपोर्ट नहीं लिया था? तो लिया था ना। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपने उन्होंने ancient text को डिस्कार्ड किया था। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, क्योंकि उन्होंने डिस्कार्ड नहीं किया था। देन उसके बाद है रिफॉर्मर्स गॉट फुल सपोर्ट फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। जो रिफॉर्मर्स थे क्या उनको सभी का सपोर्ट मिल रहा था? कंट्री के सभी लोगों से उनको सपोर्ट मिल रहा था? तो ऐसा नहीं था, क्योंकि अपर कास्ट के जो लोग थे वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे और कुछ ऑर्थोडॉक्स या कंजर्वेटिव टाइप ऑफ पीपल जो थे वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इसका भी आएगा फॉल्स। उसके बाद आता है द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट वाज पास इन 1829। तो ये भी आएगा फॉल्स, क्योंकि वो हुआ था 1929 में। ओके, नेक्स्ट आपको जो है वो इसमें पूछा हुआ है क्वेश्चंस जो हैं वो लेट्स डिस्कस वाले में। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है हाउ डिड द नॉलेज ऑफ एंशियंट टेक्स्ट हेल्प द रिफॉर्मर्स प्रमोट न्यू लॉज। जो नॉलेज थी एंशियंट टेक्स्ट की, पुराने ग्रंथों की, उन्होंने किस तरीके से रिफॉर्मर्स को हेल्प किया ताकि वो नए नए लॉज जो है, कानून जो है उनको आगे बढ़ा सकें या चला सकें। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं हम। तो जो रिफॉर्मर्स थे ना वो कन्विंस कर रहे थे लोगों को कि विडो बर्निंग ना हो। ठीक है, विधवा औरतों को जलाया ना जाए, कास्ट यानी कि जाति के नाम पे भेदभाव ना किया जाए,
बाल विवाह उस वो ना हो सके। तो वो लोगों को किस तरह से कन्विंस कर रहे थे, वो लोगों को कन्विंस कर रहे थे थ्रू द हेल्प ऑफ एंशियंट टेक्स्ट, यानी कि ग्रंथों का सहारा लेके वो लोगों को बता रहे थे कि भाई ग्रंथों में तो ऐसा कहीं भी कुछ नहीं लिखा है कि विधवा औरतों को जला देना चाहिए, जाति के नाम पे भेदभाव होना चाहिए, चाहे बाल विवाह करवा देना चाहिए। तो ये जो नॉलेज थी ना एंशियंट टेक्स्ट की, वो उनको कॉन्फिडेंस, भरोसा दिलवाती थी और उनको मॉरल सपोर्ट में हेल्प कर रही थी, ताकि वो अपने नए कानून को, नए नए आइडियाज़ को क्या कर सके, प्रमोट कर सके। उनको दे डिड नॉट गेट फियर्ड व्हेन पीपल रेज्ड वॉइस अगेंस्ट द रिफॉर्म दे हैड ब्रॉट। मतलब वो इस चीज़ से भी नहीं डरे, जब लोगों ने उनके अगेंस्ट जब आवाज़ उठाना शुरू किया ना, तो वो इससे भी नहीं डरे, ठीक है। मतलब जो वो रिफॉर्म्स ला रहे थे, बदलाव ला रहे थे, चेंज ला रहे थे, तो लोग जो थे उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे, उनकी आलोचना कर रहे थे। तो ये जो रिफॉर्मर्स थे, तो ये उनकी उन आवाज़ों से भी नहीं डरे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है, व्हाट वर द डिफरेंट रीजंस पीपल हैड फॉर नॉट सेंडिंग गर्ल्स टू स्कूल। क्या क्या कारण थे कि लोग अपनी लड़कियों को स्कूल्स में नहीं जाने दे रहे थे या नहीं भेज रहे थे। तो इसके पीछे भी डिफरेंट रीजंस थे। पहला रीज़न जो था वो ये था कि लोग डर रहे थे, अगर लड़कियां घर से बाहर चली जाएंगी तो घर के काम जो है वो कौन करेगा, जैसे कपड़े धोने हो गए, बर्तन धोना हो गया, खाना बनाना हो गया। दूसरा कारण था कि गर्ल्स हैड टू ट्रैवल थ्रू पब्लिक प्लेसेस, लड़कियों को स्कूल जाने के लिए बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस से होकर गुजरना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए उनका ये मानना था कि अगर लड़कियां जो हैं वो पब्लिक प्लेसेस से होकर गुजरेंगी तो उनके ऊपर गंदा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। इसलिए वो चाहते थे कि लड़कियां जो है वो स्कूल ना जाएं और डरते थे। तीसरा ये था कि वो चाहते थे लड़कियां जो हैं वो पब्लिक स्पेसिस से दूर ही रहें, क्योंकि वही आ गया ना, करप्टिंग इन्फ्लुएंस था उनका, उनका मानना था कि उनके ऊपर बुरा व्यवहार पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा, इसलिए लोग डरते थे। फिर है, वाई वर क्रिश्चियन मिशनरीज अटैक्ड बाय मैनी पीपल इन द कंट्री, वुड सम पीपल हैव सपोर्टेड देम टू, इफ सो फॉर व्हाट रीजन। बोला गया है कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी ना कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर, उनको बहुत सारे लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया था, ठीक है। क्यों किया था आपने ये बताना है पहले, फिर आपने बताना है कि क्या उन क्रिश्चियन मिशनरीज को लोग सपोर्ट कर रहे थे, अगर कर रहे थे तो उसके पीछे कारण क्या था। देखिए मैंने आपको बताया था क्रिश्चियन मिशनरीज कौन थी। ये बाहर से आए हुए लोग थे, ठीक है, जो अपने इंडिया के अंदर लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए, कन्वर्जन, रिलीजन कन्वर्जन के लिए क्या कर रहे थे, उकसा रहे थे। अब क्रिश्चियन मिशनरीज जो थी ना, उनको बहुत सारे लोगों ने अटैक किया, क्योंकि वो क्या थे, इन्वॉल्व थे किस चीज़ में, रिलीजन कन्वर्जन, यानी कि धर्म परिवर्तन करवाने में, किसका, पुअर को, ट्राइबल पीपल का, दैट इज़ हिंदुइज्म से उनको क्रिश्चियनिटी जो था वो रिलीजन मतलब कर जाने उनको बनाने के लिए ये क्या कर रहे थे, अपनी प्रैक्टिसेस परफॉर्म कर रहे थे। ये जो मिशनरीज थी इन्होंने बहुत सारे स्कूल्स भी खोले ट्राइबल और प्योर किड्स के लिए, ताकि वो पढ़ सकें। अगर लोग, कुछ लोग इनको सपोर्ट करते तो वो इसलिए करते क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरीज ने उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो थी उसको, उसमें सुधार लाया था, और साथ ही साथ में ये गरीब और पुअर, सॉरी, ट्राइबल पीपल्स को, आदिवासियों को और गरीब लोगों को एजुकेशन दे रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इन द ब्रिटिश पीरियड में व्हाट न्यू अपॉर्चुनिटीज ओपनड अप फॉर पीपल हु केम फ्रॉम कास्ट दैट्स वर रिगार्डेड एज लो। यानी कि जब आपका कॉलोनियल राज चल रहा था, ब्रिटिशर्स पीरियड चल रहा था, तो उस समय पे कौन कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज जो थी लोगों के लिए आई, उन कास्ट के लोगों के लिए जिनको लो माना जाता था, नीची जात के लोग माने जाते थे, उनके लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज जो थी वो आई थी। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसमें आ जाता है कि जैसे जैसे सिटीज़ जो थी वो एक्सपैंड हो रही थी, बढ़ रही थी ब्रिटिश टाइम के दौरान, जो न्यू डिमांड्स थी ना लेबर की, वो बन रही थी, यानी कि मज़दूरों की डिमांड जो थी वो बढ़ती जा रही थी। जैसे ड्रेन्स हैड टू बी ड्रग, ठीक है, नालियाँ वगैरह जो थी उनको खोदना था, सड़कें बनानी थी, बिल्डिंग्स बनानी थी, सिटीज़ को साफ़ करवाना था। ये सब काम जो थे वो सामने आए, ठीक है। ये ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे ये सारे काम जो थे उस समय पे देखने को मिले। अब इन काम को करने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ रही थी, मज़दूरों की ज़रूरत पड़ रही थी, जैसे कि कूलीज़ की जो कि सामान उठाएंगे, डिगर्स जो कि ज़मीन को खोद कर ड्रेन्स वगैरह बनाएंगे, कैरियर सामान उठाने वाले हो गए, ब्रिकलेयर्स हो गए जो कि ये भट्टियों में काम करते थे, ठीक है, जो क्या करते थे, मिट्टी की ईंटें बना कर उनको धूप में सुखाने के लिए रखते थे। सीवेज क्लीनर्स, नालियों को साफ़ करने वाले, झाड़ू लगाने वाले, प्लैंक्योर बैरियर्स वो होते हैं जो कि पालकी को उठाते हैं, और रिक्शा पुलर्स, रिक्शा को खींचने वाले, इन सब की ज़रूरत पड़ती थी। और इन्हीं सब कामों की वजह से एक नई अपॉर्चुनिटी मिली उन लोगों को जिनको लो कास्ट के पीपल जो था वो सब माना जाता था, ठीक है, लो स्टैंडर्ड का या नीची जात के लोग जो थे समझा जाता था, और ये लोग जो थे वो गाँव से आते थे और यहाँ शहरों में आके काम करते थे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड ज्योतिराव द रिफॉर्मर्स जस्टिफाई देयर क्रिटिसिज्म ऑफ कास्ट इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। जैसे कि मैंने आपको बताया, ज्योतिराव फूले जो थे ये महाराष्ट्र में इन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल्स खोले थे और ये चाहते थे कि जितनी भी जातियां हैं, कास्ट हैं, उन सब के अमंग जो है वो इक्वालिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, कोई भी कास्ट बड़ी या कोई भी छोटी नहीं है, सभी जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो ज्योतिराव थे, रिफॉर्मर जो थे, वो सोसाइटी के अंदर उन्होंने कास्ट इनइक्वालिटी को किस तरह से क्रिटिसाइज़ किया था, किस तरह से उसकी आलोचना की थी। तो ज्योतिराव फूले जो कि कास्ट इनइक्वालिटी के खिलाफ खड़े हुए थे, उनका ये मानना था कि अपर कास्ट जो हैं, जो मतलब ऊंची जात के लोग हैं, जो कि बोलते हैं कि हम आर्यंस हैं, ठीक है। तो आर्यन जो थे, मैंने आपको बताया था जब चैप्टर पढ़ाया था, तो आर्यन जो थे वो नॉर्थ से आए हुए थे, वो यहाँ के इंडिया के रहने वाले नहीं थे। इसलिए लेकिन जो अपर कास्ट के लोग थे वो अपने आप को आर्यंस के मतलब क्या बोल सकते हैं, आर्यंस के वो वंशज मानते थे। तो ज्योतिराव फूले जो थे वो कहते थे, उनका ये मानना था कि अपर कास्ट जो है वो अपने आप को आर्यंस मानते हैं, लेकिन आर्यंस जो थे वो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स नहीं थे, यानी कि वो इंडिया के रहने वाले नहीं थे, वो बाहर से आए हुए थे। उन्होंने अपने इस ओपिनियन को, राय को रखा लोगों के सामने कि जो लोअर कास्ट पीपल हैं वो इस इंडिया से या इस लैंड से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, और आर्यन जो थे वो तो आउटसाइडर्स थे, वो तो नॉर्थ से आए हुए थे। ही लुक्ड फॉरवर्ड टू द गोल्डन एज, वो आगे देख रहे थे कि गोल्डन एज वाला एरा देख रहे थे, जब लोअर कास्ट पीपल जो थे वो मतलब पीसफुली, शांतिपूर्वक रहेंगे, बिना किसी इंट्रूजन के, अपर कास्ट के बिना किसी इंटरफेरेंस के। देन उसके बाद जो था, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई डिड फूले डेडिकेट हिज बुक गुलामगिरी टू द अमेरिकन मूवमेंट टू फ्री स्लेव्स। कहने का मतलब ये है कि जो देखिए ज्योतिराव फूले ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था गुलामगिरी, ठीक है। अब उस बुक को डेडिकेट क्यों किया गया है अमेरिकन मूवमेंट के उन लोगों के साथ जिन्होंने गुलामी को आज़ादी, गुलामों को आज़ाद करवाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी। तो उन्होंने क्यों उस बुक को डेडिकेट किया है। तो देखिए, ज्योतिराव फूले जो थे उन्होंने ये गुलामगिरी बुक जो थी वो 1873 में लिखी थी। उन्होंने इस बुक को नाम दिया गुलामगिरी, जिसका मतलब है स्लेवरी, गुलामी। कुछ 10 साल पहले क्या हुआ था, अमेरिका के अंदर एक सिविल वॉर लड़ा गया था, जिसमें स्लेवरी जो थी, गुलामी जो थी, वो अमेरिका से पूरी तरह ख़त्म कर दी गई थी। फूले ने इस बुक को अमेरिकन्स के साथ, इसलिए अमेरिकन्स को इसलिए डेडिकेट किया है क्योंकि उन अमेरिकन्स ने गुलामों को आज़ादी दिलवाने के लिए क्या करी थी, लड़ाइयाँ लड़ी थी। ही डिड दिस, उन्होंने ये इसलिए किया ताकि वो एक लिंक जो है वो एस्टेब्लिश कर सके, बना सके, किसके बीच में, इंडिया के अंदर लोअर कास्ट लोगों के साथ और अमेरिका के अंदर ब्लैक स्लेव्स के साथ, ठीक है। हमने चैप्टर पढ़ा था, मैंने आपको बताया था, अमेरिका के अंदर जो काले लोग थे, ठीक है, काले रंग के जो पीपल थे, ब्लैक रेस के जो पीपल थे, उनके साथ बहुत ही अत्याचार होता था, और इंडिया के अंदर लोअर कास्ट के लोगों के साथ अत्याचार होता था। इसलिए ज्योतिराव फूले ने क्या किया, जो अमेरिका के अंदर सिविल वॉर हुआ और लोगों ने मतलब अमेरिका के लोगों ने ब्लैक पीपल्स के लिए लड़ाइयाँ लड़ी ताकि उनको गुलामी से आज़ाद करवाया जाए, उसी तरह से ब्लैक जो इंडिया के अंदर लोअर कास्ट के पीपल हैं उनको भी अपने लिए लड़ाई लड़नी होगी ताकि वो अपर कास्ट के लोगों से अपने आप को मुक्त करवा सके। इसलिए उन्होंने ये बुक जो थी वो अमेरिकन पीपल्स के साथ डेडिकेट करी थी ताकि वो एक लिंक बना सके वहाँ के लोगों का इंडिया के लोगों, लोअर कास्ट लोगों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा है, व्हाट डिड अम्बेडकर वांट टू अचीव थ्रू द टेम्पल एंट्री मूवमेंट। अम्बेडकर जो थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे, वो क्या चाहते थे, वो क्या अचीव करना चाहते थे टेम्पल एंट्री मूवमेंट के थ्रू, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, टेम्पल एंट्री मूवमेंट करवाई थी उन्होंने। तो 1927 में अंबेडकर जो थे वो एक मेहर फैमिली से बिलोंग करते थे, उन्होंने मेहर कास्ट के लोगों को टेम्पल के अंदर जाने की अनुमति दिलवाई थी। उससे पहले वो टेम्पल के अंदर एंटर नहीं कर सकते थे क्योंकि उनको छोटी जात का माना जाता था, और उनको माना जाता था अगर ये लोग टेम्पल के अंदर आएंगे तो टेम्पल जो है, मंदिर जो है वो अपवित्र हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन 1927 में क्या हुआ, अंबेडकर जो थे उन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट की। उन्होंने 3 टेम्पल एंट्री मूवमेंट जो थी वो स्टार्ट की थी, जिसमें महर कास्ट के फॉलोवर्स जो थे, यानी कि महर कास्ट के जो लोग थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ब्राह्मण जो थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे दलित के ऊपर, जब दलित जो थे वो टेम्पल के टैंक में से पानी को यूज़ कर रहे थे। अब अंबेडकर का मेन एम ये था कि सोसाइटी के अंदर सभी लोग जो है वो इक्वल कास्ट के, मतलब ना कोई अपर हो ना कोई लोअर हो, सभी एक समान जो है वो रहें। तो वो ये चाहते थे कि टेम्पल एंट्री मूवमेंट से क्या होगा, सभी लोगों को सभी लोगों के अंदर इक्वालिटी आएगी, कोई ऊंची जात कोई नीची जात का नहीं होगा। वो इस टेम्पल एंट्री मूवमेंट से ये चाहते थे।
अब लास्ट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का वो ये है, वाई वर ज्योतिराव फूले एंड रामास्वामी नाइकर क्रिटिकल ऑफ द नेशनल मूवमेंट। ज्योतिराव फूले और रामास्वामी नाइकर जो थे वो नेशनल मूवमेंट्स के अगेंस्ट जो थे वो आलोचना ही क्यों करते रहते थे, उनको क्रिटिक क्यों करते थे। डिड देयर क्रिटिसिज्म हेल्प द नेशनल स्ट्रगल इन एनी वे, क्या उनके इस क्रिटिसिज्म ने नेशनल स्ट्रगल को किसी तरीके से मदद किया। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। ज्योतिराव फूले और नाइकर जो थे वो नेशनल मूवमेंट के अगेंस्ट थे, उनकी आलोचना करते रहते थे अपने अपने टाइम पीरियड के दौरान। जैसे हम ज्योतिराव फूले की बात करेंगे तो ज्योतिराव फूले जो थे वो नेशनल मतलब अपर कास्ट के द्वारा जो राष्ट्रवाद की बातें लोगों को सिखाई जा रही थी वो उनके अगेंस्ट थे। उन्होंने लिखा कि जो अपर कास्ट के लोग हैं ना वो शूद्रास को, मुस्लिम्स को और पारसी यूथ को ये एडवाइस देते हैं कि आपस में जो डिफरेंसेस है ना, मतलब उनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है उसको वो भूल जाएं और इकट्ठे होकर नेशन की प्रोग्रेस के लिए, ठीक है, इंडिया के उन्नति के लिए क्या करें, मिलकर काम करें। लेकिन बाद में वो क्या था, मी हेयर एंड यू ओवर देयर, यानी कि ब्राह्मण फिर से अपनी जात पर आ जाएंगे और शूद्रास को फिर से वो लोअर कास्ट जो है वो ट्रीट करने लगेंगे। तो वो इसलिए वो क्या करते थे, नेशनलिज्म के या नेशनल लीडर्स के अगेंस्ट थे, क्योंकि नेशनल लीडर जो थे वो नेशन की प्रोग्रेस के लिए उनको अपने साथ तो इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने फिर से क्या करना था, ऊंची जात नीची जात वाला कंसेप्ट वापस लेके आना था। उसके बाद अगर हम किसकी बात करें, ईवी रामास्वामी या इनकी परियार या फिर नाइकर। ईवी रामास्वामी नाइकर जो थे वो कांग्रेस के मेंबर थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी जब उनको एक बार कांग्रेस लीडर ने क्या किया, एक दावत पे बुलाया, ठीक है, एक कांग्रेस लीडर ने उनको दावत पे बुलाया। एक नेशनलिस्ट के द्वारा ये दावत जो थी वो ऑर्गेनाइज की गई थी, जहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट जो थी ना वो कास्ट डिस्टिंक्शन के बेसिस पे की गई थी। मतलब कहने का क्या मतलब है इसमें, कि वहाँ पे जो मतलब दावत पे बुलाया, ठीक है, दावत में बुलाने के बाद उन्होंने कास्ट के बेसिस पे लोगों को बिठाया हुआ था। जैसे सबसे आगे बिठाया उन्होंने अपर कास्ट के लोगों को, फिर क्षत्रियास को, फिर वेश्यास को, फिर शूद्रास को। ये जो भेदभाव चल रहा था ना कास्ट को लेके, इसी वजह से नाइकर ने क्या किया था, कांग्रेस को छोड़ दिया था। और उनके असर्शन जो थे, दावे जो थे किसके, नेशनलिस्ट लीडर्स के, उनके दावे, उनकी फोर्सफुल ज़बरदस्ती की स्पीचें और उनकी लिखावट जो वो लिखते थे, उनके बारे में नाइकर ने फिर से सोचा और फिर से मतलब सोचने के बाद उन्होंने बोला कि नहीं भाई, ये अपर कास्ट के जो नेशनल लीडर हैं सिर्फ ये अपना बेनिफिट देख रहे हैं, हम लोगों के लिए ये कुछ भी नहीं करेंगे, इसलिए वो उनके क्रिटिक थे। तो ये था आपका चैप्टर आज का, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर कोई डाउट है या कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।